तो लास्ट क्लास तक वालेकुम सलाम वगैरह। तो लास्ट क्लास तक हमने क्या क्या कर लिया था, जरा याद दिलाओगे मुझे। लास्ट क्लासेस तक हम क्या क्या कर चुके थे। म्यूचुअल इंडक्शन मैंने स्टार्ट कर दिया था। वालेकुम सलाम सोहेल। तो मुझे याद दिला दो कोई एक। लास्ट टॉपिक क्या कराया था मैंने। ओके। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टाइम डिपेंडेंट मैग्नेट। Last topic is induced electric field due to time dependent magnetic field. ये हम बता चुके थे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगी तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस, जैसे आप ऐसे लिखते हो ई डॉट डी एल इज माइनस ऑफ ए डी बी ओवर डी। तो यहां से आप इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। आसानी से इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से कैलकुलेट हो जाए। दिस इज ई इंड्यूस्ड। तो यहां से आप आसानी से अपनी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लें। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद नेक्स्ट देखिए। अब ये जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। पहली चीज मुझे बताओगे इस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की आप लोगों के अकॉर्डिंग सोर्स क्या है। एक चार्ज इसकी सोर्स है या चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। कुछ चीजें आप बताइए फिर आगे स्टार्ट करेंगे। सोर्स जो है इस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या सोर्स है। चार्ज सोर्स है या चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड सोर्स। तो ये जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, induced electric field is not electrostatic field। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं है। its source is not electric charge। इलेक्ट्रिक चार्ज इसकी सोर्स नहीं है। इट्स सोर्स इज चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो जो हमने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा था उसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। इट्स सोर्स इज चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। इसकी जो सोर्स होगी इसकी सोर्स चेंजिंग मैग्नेट। पहली चीज। दूसरा देखिए ये फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड इज नॉन कंजर्वेटिव। इट्स अ नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। इट इज नॉन कंजर्वेटिव। ये जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव होती है। जो चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो कंजर्वेटिव है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने की वजह से आएगी दैट इज नॉन कंजर्वेटिव। नेक्स्ट है इट कैन मेक क्लोज लूप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप बना सकती है। मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना। आई मीन इलेक्ट्रोस्टैट में जो फील्ड होगी वो क्लोज लूप नहीं बनाएगी। ये क्लोज लूप बना सकती है। इट कैन मेक क्लोज। एक क्वेश्चन देखिए। तो देखो वो आपसे कहता है कि मैग्नेटिक टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड टाइम डिपेंडेंट magnetic field exists in a region of radius r।
तो एक रेडियस आर का रीजन है जिसमें टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट हो। आपको चाहिए कैलकुलेट इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इन फर्स्ट पार्ट, R is less than capital R, और सेकेंड पार्ट R is greater than capital R। ये आपको गिवन है dB over dt के है, इतना लिख लीजिए, फिर इसे हम सॉल्व करेंगे साथ। क्वेश्चन लिख लिया ना आप लोगों ने? निशान, खुरम, रब कर दूं ये? आमिर, चलिए इसे सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व होगा। भाई आमिर जरा बताना शुरू करो, मैग्नेटिक रीजन में, निशान, आमिर, मैग्नेटिक फील्ड कितने रीजन में एग्जिस्ट करती है? शाहीन तुम बताओगी मैग्नेटिक फील्ड कितने रीजन में? जो आपको मैग्नेटिक फील्ड गिवन है वो कितने रीजन में दी हुई है? कुछ एरिया गिवन है उस रीजन का, जितने रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, या हर जगह इनफाइनाइट तक एग्जिस्ट कर रही है? शाहीन, रेडियस आर, सिर्फ इतने रीजन में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती। तो आपसे कहता है फर्स्ट पार्ट में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लीजिए उस रीजन में जिसका रेडियस कैपिटल आर से कम। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड उतने रीजन में लीजिए जहां रेडियस कैपिटल आर से कम। तो यहाँ पे एक काम कर सकते हो, आप एक रीजन लो जिस रीजन का रेडियस स्मॉल आर है, आपने एक सर्कुलर लूप ले लिया, इस सर्कुलर लूप पर आप ये रिलेशन अप्लाई कर दीजिए, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल इज माइनस ऑफ ए डी बी ओवर डी टी। बस आपको ये सब कैलकुलेट कर कर इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें। सो पहले हम कैलकुलेट करते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो सर्कुलर पाथ के टेंजेंशियल होगी, और ये लेंथ एलिमेंट भी टेंजेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी टेंजेंशियल होगी। इसका डायरेक्शन वही होता है, मैंने कल लास्ट क्लास में लिखवाया था, जो करंट का डायरेक्शन। जो लेंथ एलिमेंट डीएल है आपका, ये लेंथ एलिमेंट डीएल भी टेंजेंशियल, तो इसे आप लिख सकते हैं इट्स क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डीएल कॉस जीरो। कॉस जीरो को आप 1 लिख सकते हो, तो ये आ जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डीएल।
दोनों टेंजेंशियल है तो दोनों में एंगल 0 डिग्री होगा। आप ई को बाहर ले जाइए, क्लोज इंटीग्रल ऑफ डीएल आ गया। भाई आमिर मुमताज बताओगे डीएल का इंटीग्रल कितना होगा? डीएल का इंटीग्रल कितना हो जाएगा? इंटीग्रल ऑफ डीएल, आमिर। आमिर तुम क्लास में हो? आमिर मुमताज, कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा। अबू हुरैरा बताओगे मुझे डीएल का इंटीग्रल कितना होगा? अबू हुरैरा, एल, एल मींस लेंथ। सर्कुलर लूप है, इसका रेडियस आर है, तो बता सकते हो हाँ लेंथ कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर लिख सकते हैं ना। तो एल अबू हुरैरा, इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, डीएल का इंटीग्रल है, पूरी लूप की लेंथ आ जाएगी, इट्स ई इंटू 2 पाई। तो आपको ये मिल गया कि क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल जो होगा, दिस इज ई इंटू 2 पाई आर। दैट इज इक्वेशन नंबर। तो ई डॉट डी एल को आप ई इंटू 2 पाई आर लिख सकते हैं। अभी जो एरिया है लूप का, भाई एरिया ऑफ लूप कितना होगा बताओ जरा? पाई इंटू कैपिटल आर आएगा या स्मॉल आर स्क्वायर आएगा? सर्कल एरिया तो पाई आर स्क्वायर आएगा, स्मॉल आर या कैपिटल आर? देखो एक आयशा का है आंसर, अरमान, आमिर, आयशा खानम, खुशी, चकलेन, हाँ स्मॉल आर आएगा, इट्स पाई इंटू स्मॉल आर। इसको मैं 3 कह देता हूँ। और एक काम और है, डीबी ओवर डीटी, देखो जरा क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या कुछ? कहीं कुछ मेंशन है कि डीबी ओवर डीटी कितना है? के दिया, दैट्स इक्वेशन। आप एक काम कर सकते हैं, 2, 3 और 4 को 1 में रख दीजिए, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4 को 1 में रख दीजिए। तो जब आप इसे 1 में रखेंगे, सो इट्स ई इंटू 2 पाई आर, इट्स माइनस ऑफ पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड। तो स्क्वायर से ये आर कैंसिल हो गया, पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई माइनस ऑफ के आर बाय ये लिख। डाउट्स बताइए मुझे यहाँ तक। माज कोशिश किया करो, नवेद, आमिर, अरमान। और भाई एक चीज और है, देखिए मैं 3:35 से लॉग इन कर होता हूँ। अगर आपके डाउट्स हैं, ट्यूसडे थर्सडे दोनों दिन मैं 3:35 से अवेलेबल होता हूँ, तो आपके जो भी डाउट्स हैं आप 3:35 पर आ जाइए। बहुत टाइम होता है, आधा घंटा हम सब डिस्कस कर सकते हैं। ट्यूसडे थर्सडे आपकी क्लास से आधा घंटा पहले मैं अवेलेबल होता हूँ। 3:30 कभी कभी 2-4 मिनट लेट हो जाता है, क्लास और खत्म होती है। 3:35 से मैं यूजुअली हूँ। ओके, अब ये क्लियर है सबका? भाई यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब जो सेकंड पार्ट है ना, सेकंड पार्ट देखो, उसमें आर ग्रेटर देन कैपिटल आर दिया हुआ है। आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, दैट मीन्स ये आपका कैपिटल आर रीजन है। इतने रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है। ये स्मॉल आर रेडियस है। मुझे चाहिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी इंड्यूस हो।
यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी, मुझे वो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। करोगे जरा कैलकुलेट, बिल्कुल इसी तरह की कैलकुलेशन है। मैं तुम्हें बता दूं, चेंज जो आएगा ना वो यहाँ आएगा, यहाँ तुम्हें सोचना होगा बस, बाकी सब सेम रहना, सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आएगा, ये तुम्हें सोचना होगा। करके दिखाओ जरा, कैलकुलेट करके दिखाओ ग्रेटर देन कैपिटल आर में, और जहां अटको वहां पूछो, जहां आपकी कैलकुलेशन हटके वहां पूछिए, सेकंड पार्ट कैलकुलेट कीजिए और आंसर बताइए मुझे। देखो बिल्कुल उसी तरह की कैलकुलेशन है, जो थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस एरिया में। शाहीन का आंसर आया, नायला का आया, रेहान का आया, वेरी गुड। और बाकी लोग क्या कर रहे हैं? आयशा, तो तीन तीन आयशा हैं। एक का आंसर दो। आयशा सुल्तान का भी आ गया। देखिए सिर्फ चेंज इतना आएगा, मैं यही कर रहा हूँ इसी वाले में, इसी में चेंजेस कर रहा हूँ, सिर्फ एरिया में चेंज आना है। देखिए चलो, सुहेल का भी आया आंसर, निशान, खुर्रम, हुररा। आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो देखो जब मैं इसे चेंज करूंगा, ये स्टेप एज इट इज रहेगा, ये स्टेप एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा। बस अब आप जो एरिया लोगे ना, वो एरिया सिर्फ इतना लेंगे, क्योंकि हम एरिया सिर्फ वो लेते हैं जितने एरिया में मैग्नेटिक फील्ड हो, उसके बाहर का एरिया नहीं लेते। हम सिर्फ उतना एरिया लेते हैं जितने एरिया में मैग्नेटिक फील्ड होगी, उसके बाहर का एरिया नहीं लेते। तो ये जो एरिया होगा, ये एरिया पाई आर स्क्वायर होगा, सिर्फ वो एरिया लेंगे जो एरिया विद इन द मैग्नेटिक फील्ड, उसके बाहर का नहीं लेते, सिर्फ पाई आर स्क्वायर। तो जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बड़ा माइनर सा चेंज आना है। इट्स माइनस ऑफ पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू के। पाई से पाई कैंसिल हो गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया, इट्स माइनस ऑफ आर स्क्वायर के बाई टू। ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस आर स्क्वायर के बाय टू आर। ज्यादातर लोगों का सही था, ज्यादातर लोग। भाई ये बाकी लोग जिनका नहीं आ रहा था आंसर, हुआ क्लियर? जिन लोगों का आंसर नहीं आ रहा था उनका भी हो गया। चलो, सो ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत डिटेल में तो एनसीईआरटी ने नहीं डिस्कस किया, लेकिन बस एक लाइन दी हुई है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद नेक्स्ट टॉपिक है, रब कर रहा हूँ फिर इसको मैं। निशान, आमिर, रेहान, तुबा, हो गया सबका? रब करूँ उसको? अच्छा लिखो लिखो लिखो।
निशान जब हो जाए तो बताइएगा। निशान हो गया, रब कर दूं? अच्छा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद नेक्स्ट देखिए म्यूचुअल इंडक्शन। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन। देखिए म्यूचुअल इंडक्शन का क्या मतलब, मैंने आपको कॉइल गिवन, इस कॉइल से सेल भी लगा है और की भी लगी हुई है। ये कॉइल C1 है और ये कॉइल C2 है। देखिए जरा ढंग से देखिएगा, C2 से मैंने कोई सेल कनेक्ट नहीं किया। दिस इज कॉइल C2, कोई सेल कोई बैटरी C2 से कनेक्टेड नहीं है, गिल्वेनोमीटर लगा हुआ है। तो एक सेल कॉइल C1 जिससे सेल भी कनेक्ट किया है आपने, की भी कनेक्ट की हुई है। एक कॉइल C2 है जिससे सिर्फ गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है, कोई सेल नहीं, कोई बैटरी, कोई की, कुछ नहीं। अब मुझे बताइए, अगर सेल 1 में की कॉइल 1 में अगर करंट आई चेंज होता है, ये जो करंट आई है ये करंट आई वेरिएबल, ढंग से मतलब समझना म्यूचुअल इंडक्शन का। फर्स्ट कॉइल में करंट चेंज हो रहा है, फर्स्ट चेंज होने की वजह से सेकंड में करंट इंड्यूस हो जाता है, इसे कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। कि फर्स्ट में करंट चेंज हुआ और उसका रिजल्ट किस में दिख रहा है, सेकंड में दिख रहा है, सेकंड में इंड्यूस करंट आ गया। दिस इज म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन मीन्स व्हेनेवर current linked with a coil change an EMF is induced in neighboring coil. This is mutual induction. This phenomena is mutual induction. अच्छा, आप में से कोई एक्सप्लेन कर सकता है फेरेडेज लॉ की बेसिस पर कि ऐसा क्या हो रहा होगा कि वन में मैंने करंट चेंज किया और सेकंड में इंड्यूस हो गया, या एक करंट आसपास वाली कॉइल में इंड्यूस हो गया? तो एक्सप्लेन कर सकता है क्या हुआ होगा ऐसा? हाँ, ईएमएफ क्यों इंड्यूस हुआ शाहिद? ईएमएफ इंड्यूस होने का रीजन क्या होगा? फर्स्ट में करंट चेंज होने से सेकंड में ईएमएफ कैसे इंड्यूस हो रहा है? फ्लक्स, यस। देखिए कॉइल C1 जो है, हाँ, देखो यहाँ होगा क्या, पूरा प्रोसीजर देखो। बिल्कुल, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वेरिएबल करंट। ये जो कॉइल C1 है, ये कॉइल C1 अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी। कॉइल C1 जो होगी, ये कॉइल C1 अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रही है जिसे हम B1 कहते हैं। कॉइल C1 generate its magnetic field B1। तो कॉइल C1 ने अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दी विच इज B1।
इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से C2 से एक फ्लक्स लिंक्ड होगा। भाई देखो मैग्नेटिक फील्ड C2 से पास कर रही है, और ये जो B1 मैग्नेटिक फील्ड है विच इज वेरी, so due to B1 a flux phi 2 is linked with C2। B1 की वजह से एक फ्लक्स phi 2 C2 से लिंक हो जाएगा। तो इस B1 मैग्नेटिक फील्ड की वजह से C2 से एक फ्लक्स लिंक हो जाएगा। जिसे आप phi 2 कह सकते हैं। अब B1 के चेंज होने की वजह से phi 2 भी चेंज होगा। phi 2 इज वेरिएबल, इट डिपेंड्स ऑन, भाई देखो ये phi 2 फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, वन की मैग्नेटिक फील्ड पर। वन की मैग्नेटिक फील्ड किस पर डिपेंड करती है, करंट पर। तो आप लिख सकते हो इट डिपेंड्स ऑन I1। तो ये जो phi 2 होगा फ्लक्स, ये I1 पर डिपेंड करेगा। मींस फर्स्ट कॉइल में जो करंट फ्लो कर रहा है ये वाला I1, इस I1 करंट पर डिपेंड करेगा जो वेरिएबल। जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसे आप m कहते हैं। ईएमएफ किस में इंड्यूस हो रहा है, कॉइल 1 में या कॉइल 2 में? भाई ये बताइए जरा, ईएमएफ किस कॉइल में इंड्यूस हो रहा है, 1 और 2? वेरी गुड, 2 में इंड्यूस हो रहा है। किसकी वजह से इंड्यूस हो रहा है, 1 की वजह से। तो आप लिख सकते हैं M21। तो M21 इज सिंपली ईएमएफ इंड्यूस्ड इन 2 ड्यू टू 1। 2 में 1 की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसे हम M21 कहते हैं। तो ये M21 I1 आ गया 5। अब ये जो M21 है इसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अच्छा, अब अगर इसी तरह से मैं आपसे कहूं कि करंट 2 से पास हो रहा था तो ईएमएफ इंड्यूस किस में होगा? अगर एक करंट 2 से पास हो रहा है कॉइल 2 से जो चेंज हो रहा है, मैं कहानी बिल्कुल पलट रहा हूं। कॉइल 1 से गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया और कॉइल 2 से मैंने करंट पास कर दिया I2। तो ईएमएफ किस में इंड्यूस होगा, फर्स्ट वाले में इंड्यूस होगा। फ्लक्स कौन सा लेंगे आप, phi 1 या phi 2? फ्लक्स किसका लोगे, phi 1 फ्लक्स लोगे या phi 2 फ्लक्स लोगे? phi ना, phi 2 क्यों लोगे, अरे अरे फ्लक्स क्यों लोगे phi 2? भाई ईएमएफ तो फर्स्ट में इंड्यूस होगा ना। देखो अरमान सही कह रहा है, आयशा भी सही है, नायला भी सही है, सुहेल, अबू हुरैरा, ईएमएफ तो देखो 1 में इंड्यूस हो रहा है। तो फ्लक्स तुम 1 का लो। करंट किस में जा रहा था, 2 में, ये I2 के प्रोपोर्शनल। तुम लिख सकते हो phi 1 आ जाएगा MI, और इसे ऐसे लिखेंगे M12। M12 मीन्स म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1। इसे आप लिख सकते हैं दिस इज कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ कॉइल 1 विद रिस्पेक्ट टू, कॉइल 1 का म्यूचुअल इंडक्शन है विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 2, इसे हम M12 कहते हैं। So, और ये जो M1, चलिए इतना लिख लीजिए, इसके आगे मेरे पास स्पेस नहीं है। और मुझे बताइएगा इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है। दो चीजें हैं ये, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक ही तरह की चीजें, आपको म्यूचुअल आ गया, हाँ शायद ये दोनों इक्वल आएंगे, बस वही लिखना है, दोनों इक्वल आएंगे।
इतना हो जाए तो मुझे प्लीज बताओ, इसे रब करते हैं। रब कर दूं इसे, इतना हो गया। चलिए इसको फिर रब कर देते हैं। लिखिए लिखिए अरमान, लिखिए। अरमान इतना हो जाए तो मुझे बताइएगा, इसको रब कर। अरमान हो गया। नेक्स्ट। सो ये जो M12 और M21 है, ये दोनों इक्वल होते हैं। इसे कहते हैं रेसिप्रोसिटी थ्योरम। It's a theorem in itself, which is known as reciprocity theorem. आप इसको ऐसे लिख सकते हो, फाई इज इक्वल टू एम आई। अब फ्लक्स अगर चेंज कर रहा है करंट के साथ, तो यूजिंग फेरेडेज लॉ आप इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हो। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा, इट्स माइनस ऑफ डी फाई ओवर डी टी, which is minus of d over dt of mi। तो ये E आ जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस ऑफ m डी आई ओवर डी। तो ऐसे इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है माइनस m डी आई ओवर डी। ये यहाँ भी नेगेटिव साइन लेंस लॉ बताएगा कि जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो अपने कॉज का अपोज करेगा। यहाँ से आप m की एसआई यूनिट लिख सकते हैं। देखिए अगर मैं जस्ट मैग्नीट्यूड लूँ, मतलब मुझे पोलैरिटी या डायरेक्शन नहीं चाहिए, तो आप लिख सकते हैं एम डी आई ओवर डी टी। तो आप यहाँ से m को लिख सकते हो, m आ जाएगा इट्स E डिवाइडेड बाय डी आई ओवर डी। यहाँ से आप यूनिट्स लिख सकते हैं। भाई E की यूनिट बताएगा कोई, ईएमएफ है। ईएमएफ की एसआई यूनिट क्या होगी? वोल्ट। डी आई ओवर डी टी, हाँ म्यूचुअल इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। डी आई ओवर डी टी क्या हो गया? करंट बाय टाइम। यस, एम्पियर सेकेंड इनवर्स। डी आई ओवर डी टी इज करंट बाय टाइम, एम्पियर सेकेंड इनवर्स। एंड म्यूचुअल इंडक्शन, अब यहां से आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये वोल्ट हो गया, सेकेंड्स हो गया, पर एम्पियर हो गया, और इसे आप लिख सकते हैं हेनरी। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस की जो एसआई यूनिट होगी, दैट एसआई यूनिट इज हेनरी। इतना लिखिए, फिर देखते हैं इस पे क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। इतना लिख लीजिए, फिर देखते हैं इस पे क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं।
चलिए इसको रब कर देते हैं। देखिए निशान जब हो जाए तो बताइएगा मुझको। अभी निशान हो गया और मैं आज क्लास में। चलो रब कर दूं निशान अब। चलो भाई लिख ही लिया होगा। नेक्स्ट देखिए, आपको चाहिए म्यूचुअल इंडक्शन। क्वेश्चन देखिए, पहली चीज आती है, पहली डेरिवेशन इसमें, ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड। और इसी कैलकुलेशन में, डेरिवेशन में ये भी प्रूफ हो जाएगा कि M12 और M21 इक्वल होते हैं। M12 और M21 इक्वल हैं, ये भी इसी डेरिवेशन में प्रूफ हो जाएगा। तो देखो इस डेरिवेशन के लिए मैं पुराने कुछ कॉन्सेप्ट्स यूज करूंगा। जैसे एक मैं यूज करूंगा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड। तो अगर आप, सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट एन। तो अगर एक सोलेनॉइड है आपके पास, इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी म्यू नॉट एन आई। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये सिर्फ सोलेनॉइड के अंदर होती है, बाहर नहीं। इट इज कन्फाइंड ओनली विद इन द सोलेनॉइड, ओनली विद इन सोलेनॉइड। तो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई होगी, और ये मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ सोलेनॉइड के अंदर होती है, सोलेनॉइड के बाहर नहीं जा सकती। ये दो फैक्ट्स मैं यूज करूंगा जो मैंने मैग्नेटिक्स में कराया। सो यहाँ आपको सोलेनॉइड दिए, दो सोलेनॉइड्स हैं। एक ये सोलेनॉइड दी हुई है, एक सोलेनॉइड और दी हुई है, ये सोलेनॉइड। तो ये एक सोलेनॉइड है S1 और ये सोलेनॉइड S2। जो बाहर वाली सोलेनॉइड है उसका कुछ रेडियस दिया हुआ है, बाहर वाली सोलेनॉइड का, ये आउटर सोलेनॉइड का कुछ रेडियस है विच इज R1। और जो इनर सोलेनॉइड है इसका रेडियस है R2। कोएक्सियल आमना, कोएक्सियल, कोएक्सियल। ये दो सोलेनॉइड्स के, तो R1 is radius of outer solenoid
S1, यहाँ जो R2 है ये रेडियस है इनर सोलोनॉइड S2, N1 है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इन S1, सोलोनॉइड S1 में जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है दैट्स N1, और N2 है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन सोलोनॉइड S2. तो सोलोनॉइड S2 में जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है दे आर S2. L है दोनों सोलोनॉइड की लेंथ, दोनों सोलोनॉइड की लेंथ सेम है, लेंथ ऑफ बोथ सोलोनॉइड. कैपिटल N1 है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, चलो इसे बाद में ही कैलकुलेट करेंगे, अभी चलिए इतना लिख लीजिए, फिर मैं इसे रब करूंगा और फिर हम कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे. और अगर आप टॉप व्यू देखोगे ना, लाइक सोलोनॉइड ऐसे होती है, आप यहां से देखना शुरू करोगे, ये है ना सोलोनॉइड ऐसे टर्न्स लिए हुए, अगर आप यहां से देखते हैं मुझे बताओगे टॉप व्यू कैसा दिखेगा. ये सोलोनॉइड है, ऐसे वायर के टर्न से अगर आप यहां से देखना शुरू करते हैं तो सोलोनॉइड कैसी दिखेगी, अब भी हेलिकल दिखेगी या फिर कुछ और शेप दिखेगा. हाँ, जब आप टॉप व्यू देखेंगे सोलोनॉइड का तो वो टॉप व्यू सर्कुलर होगा, आपको ऐसे दिखेगा कि एक आउटर सोलोनॉइड है, उसमें फिर एक इनर सोलोनॉइड. तो आपको ये दिखेगा आउटर सोलोनॉइड S1, इनर सोलोनॉइड S2, आउटर का रेडियस R1, इनर का रेडियस R2. चलिए इतना लिखिए, इन सारे पैरामीटर्स को रब करते हैं फिर कैलकुलेशन स्टार्ट करें. हम रब कर रहा हूँ. अब देखिए मुझे कैलकुलेट करना है सबसे पहले M21. M21 मीन्स म्यूचुअल इंडक्टेंस. देखो या तो मैं ऐसे लिखूं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, या मैं ऐसे लिख दूं म्यूचुअल इंडक्टेंस, एक ही चीज है, ऑफ सोलोनॉइड S2 विद रिस्पेक्ट टू S1. तो सोलोनॉइड S2 का कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन S1 की वजह से M21. अब आप बताओगे मुझे M21 है दैट मींस किससे करंट पास कराएंगे, किस सोलोनॉइड से करंट पास कराना होगा, 1 से या 2 से. करंट हम पास कराएंगे 1 से, ऐसे कर कर सोलोनॉइड 1 से कुछ करंट पास कराते हैं I1. और ईएमएफ किस में इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा 2 से, 2 में ईएमएफ इंड्यूस होगा तभी M21. अच्छा अगर मैं आपसे अब कहता हूं, उसमें भी आएंगे जीशान,
जब मैं S2 से करंट पास कराऊंगा ना तो ईएमएफ इंड्यूस होगा 1 में, उस केस में M12 कैलकुलेट करेंगे, उसमें M12 आएगा। जब मैं लिखता हूँ M21, इसका मतलब है 2 में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है 1 की वजह से, तो 1 में करंट पास कराया, इस करंट की वजह से 2 में ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसलिए M2। अगर मैं 2 से करंट पास कराऊंगा तो M12 हो जाएगा। तो ये जो M21 है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू S1, भाई ये जो सोलोनॉइड S1 है, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी B1, इस मैग्नेटिक फील्ड को आप लिख सकते हैं म्यू नॉट N1 I। ये मैग्नेटिक फील्ड सोलोनॉइड S1 जनरेट करे। मैग्नेटिक फ्लक्स और यहां ना मैं एक ड्रॉ करके दिखा रहा हूं आपको, टॉप व्यू ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, तो ये ऐसा दिखेगा आपको। एक आउटर सोलोनॉइड है S2, उस आउटर सोलोनॉइड के अंदर आपने एक इनर सोलोनॉइड रख दी विच इज S2। नहीं, उल्टा कर दिया, आउटर S1 है, अंदर S2। ये रेडियस R2 और ये रेडियस R। तो आपने करंट पास कराया बाहर वाले से, तो जैसे ही आप सोलोनॉइड से करंट पास कराएंगे ना, वो सोलोनॉइड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी, जो मैग्नेटिक फील्ड पूरी सोलोनॉइड के अंदर भरी हुई, बाहर नहीं जाएगी, सारी मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगी। आपको फ्लक्स चाहिए, किससे फ्लक्स चाहिए, 1 से या 2 से? फ्लक्स किस सोलोनॉइड से लिंक चाहिए होगा, 1 से या 2 से? गुड। जिसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा उसी का हम फ्लक्स लेते हैं। ईएमएफ 2 में इंड्यूस हो रहा है तो फ्लक्स भी 2 करेंगे। तो पहले मैं मैग्नेटिक फ्लक्स ले रहा हूं, लिंक विद S2 के हर एक टर्न से लिंक में फ्लक्स ले रहा हूं, 5 2 भाई एक टर्न से लिंक फ्लक्स कैसे आएगा, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, मींस मैग्नेटिक फील्ड B1, एरिया हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर। इसी का तो एरिया लोगे जिससे फ्लक्स चाहिए, इसको लिख दिया इक्वेशन नंबर। ये तो एक टर्न से आया। अब मुझे चाहिए टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन S2, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन S2। आपको सोलेनॉइड S2 में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स चाहिए। जरा वहां पलट कर देखिए, जरा स्मॉल n क्या था, जरा पलट के देखिए कि स्मॉल n क्या था। स्मॉल n पढ़ो जरा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। हाँ जी, मींस 1 मीटर लेंथ में जो नंबर ऑफ टर्न्स था वो स्मॉल n था। टोटल सोलेनॉइड नंबर ऑफ 10 टर्न्स नहीं था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ था। मींस अगर आप 1 मीटर लेंथ ले रहे हो, उस 1 मीटर लेंथ में जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो स्मॉल n था। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के लिए आपको N2 को L से मल्टीप्लाई करना। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के लिए तो यूनिट लेंथ में टर्न्स है ना, टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई करना होगा, इट्स N2। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, टोटल फ्लक्स थ्रू S2 से जो टोटल फ्लक्स आएगा, इट्स N2 मल्टीप्लाइड बाय 5 टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाय फ्लक्स थ्रू ईच टर्न, ये 4 होगा। तो ये तो एक टर्न से आया ना, तो टोटल से कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करना होगा।
अब देखिए इसमें phi2 में n2 हमने कैलकुलेट किया 3 में, phi2 प्राइम हमने कैलकुलेट किया 2 में, तो मैं 2 और 3 को 4 में रख रहा हूं। तो आपका phi2 आ गया n2, n2 है n2l मल्टीप्लाइड बाय phi1 phi2 प्राइम p1 इंटू पाई r2 स्क्वायर, इसे मैं 5 कर। अब देखिए b1 हमने कैलकुलेट किया था फर्स्ट इक्वेशन, 1 को भी 5 में रख दीजिए। जब आप 1 को भी 5 में रख देंगे तो आपको phi2 मिल जाएगा which is n2l into b1 which is mu naught n1 I1 into pi r2 square। So यहां से आपको phi2 मिल गया mu naught n1 n2 pi r2 square li n1 n2 pi r2 square li। ये phi2 आ गया, इसे हम लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 6। यहां तक बताइए मुझे 6 तक कोई परेशानी? अच्छा, अब आप ऐसे भी लिख सकते हैं भाई phi2 को, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ना mi। एक ही बात है, आप फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया कर कर कैलकुलेट करो, या म्यूचुअल इंडक्टेंस यूज कर कर फाई को mi लिख दो, इक्वेट कर लो 6 और 7। तो जब आप इक्वेट करोगे यू विल गेट m21 I1 is mu naught n1 n2 pi r2 square li। I1 से I1 कैंसिल हुआ, सो m21 आ गया mu naught n1 n2 pi r2 स्क्वायर। तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है। ऐसे आप म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालोगे 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। इतना लिखिए, डाउट बताइए मुझे। देखो ये सब डेरिवेशंस आती हैं, 3 मार्कर्स हैं इंपॉर्टेंट। मार्च वाला एग्जाम तो सब्जेक्टिव ही होने वाला है, मार्च वाला ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। तो इतना लिख लीजिए, इसे रब करते हैं, फिर m12 कैलकुलेट करना है। चलिए सबने लिख लिया इसे। अब इसके बाद m12 स्टार्ट करो। अच्छा m12 में ना आप सीधे सीधे m21 से देख सकते हो। मुझे बताओ करंट आप किससे पास करेंगे m12 में?
मैं यही छोटे छोटे चेंजेस कर दूँ। हाँ, S1 विद रिस्पेक्ट टू S2, तब आप करंट पास कराओगे S2। भाई मैं तो यही कर दूंगा, आपको दोबारा ड्रॉ करना होगा सब कुछ। सो अब आप करंट पास कराओगे S2 से I2 पर। सो ये I2 है करंट थ्रू S2। मैग्नेटिक फील्ड भी S2 जनरेट करेगी। S2 जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, दैट मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट इनटू I2। ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। अब यहां जब आप मैग्नेटिक फील्ड लेंगे, तो ये सोलेनॉइड S1 है, ये सोलेनॉइड S2 है। अब यहाँ ख्याल, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से गलतियां होनी शुरू हो जाएंगी। अभी लिखना मत, वरना आप गड़बड़ करोगे। ये S2 है, इसमें से करंट पास हो रहा है I2, तो मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ यहां होगी। मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ यहां होगी। मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ सोलेनॉइड के अंदर होती है, सोलेनॉइड के बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं। मुझे चाहिए φ1 प्राइम। अब मुझे सिर्फ ये बताना, देखो यहाँ पर थोड़ी सी ट्रिक है। जब मैं लूंगा फ्लक्स, तो फ्लक्स होगा मैग्नेटिक फील्ड B2। एरिया क्या लें, πr1 स्क्वायर लूं या πr2 स्क्वायर लूं, बस ये बताओ। क्या लगता है तुम्हें, एरिया कौन सा आएगा, πr1 स्क्वायर या πr2 स्क्वायर? एटलीस्ट कुछ तो दिमाग चलाओ। R2, R2, सोहेल R3 कहां से आ गया? R2। हाँ भाई, ज्यादातर लोग सही है। देखिए सुनिए, आइडियली आना तो 1 चाहिए, क्योंकि हम फ्लक्स किससे ले रहे हैं, 1 से। 1 का टोटल एरिया तो ये है, आना तो 1 से चाहिए। लेकिन हम टोटल एरिया नहीं लेते, हम वो एरिया लेते हैं जितने एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है। तो देखो ये वाला पोर्शन, यहाँ तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो ये वाला एरिया थोड़ी ना लोगे। तो सोलोनॉइड 1 का तुम सिर्फ वो एरिया लोगे जितने एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है, और वो एरिया कितना है, πr2 स्क्वायर। रेडियस R2 है ना। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं फ्लक्स ले रहा हूँ 1 से, आना चाहिए था πr1 स्क्वायर। लेकिन हम टोटल एरिया नहीं लेते, हम सिर्फ वो एरिया लेते हैं जितना एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड है πr2 स्क्वायर। तो आ गया B2 πr2 स्क्वायर। इसे मैं लिखता हूँ इक्वेशन नंबर। भैया आया समझ में, R2 क्यों आएगा, R1 क्यों नहीं आएगा? फ्लक्स 1 से ले रहा हूँ, टोटल एरिया नहीं लेते, हम सिर्फ वो एरिया लेते हैं जितने एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इतने रीजन। अब आपको टोटल नंबर ऑफ टर्न्स चाहिए। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन S2, नहीं S2 नहीं, S1 में चाहिए। N1 चाहिए। N1 क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू L। मुझे टोटल फ्लक्स चाहिए थ्रू S1। S1 से जो टोटल फ्लक्स आएगा φ1, that is total number of turns multiplied by φ1 prime। इसे मैं 4 कहता हूँ। अब
आप एक काम और कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 3 से लिया, 5 प्राइम 2 से लिया, 2 लिया, 3 लिया और 4 में रख दिया। तो आपका ये phi 1 आ गया, इट्स n1 which is n1l into phi 1 prime which is b2 pi r2 square. That is equation number 5. b2 1 में कैलकुलेट किया था, सेम कैलकुलेशन है स्टेप बाय स्टेप। 1 को 5 में रख दिया, अगर 1 को 5 में रख दूं तो मेरा phi 1 आ जाएगा n1l b2 is mu naught n2 i2 pi r2 square। और आपका phi 1 आ गया mu naught n1 n2 pi r2 square l into i2, that is equation number 6। अब आप एक काम और कर सकते हैं, आप म्यूचुअल इंडक्टेंस यूज कर लीजिए। ऐसे लिखोगे m21 नहीं m12, m12 i2, that is equation number 7। इक्वेट कर लीजिए 6 और 7 को। जब आप 6 और 7 को इक्वेट करेंगे सो विल गेट m12 i2 is mu naught n1 n2 pi r2 square li। i2 से i2 कैंसिल हो गया, m12 आ गया mu naught n1 n2 pi r2 square। दिस इज कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। आप देख लो दोनों इक्वल आ रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्स रेसिप्रोसिटी यहाँ प्रूव हो जाता है, m12 और m21 इक्वल। इतना लिखिए, फिर इस पर न्यूमेरिकल्स देखो। m12 और m21 दोनों इक्वल, इतना लिखिए, फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे। इतना हो गया सबका। देखिए निशान, इतना हो जाए तो बताइएगा मुझे। चलिए इतना हो गया, नेक्स्ट देखिए।
ओके निशान, निशान हो गया। तो देखिए M12 और M21 दोनों एग्जैक्टली इक्वल है। M12 is exactly equal to M2। तो किसी भी सिस्टम के लिए आप M12 कैलकुलेट करो या M21 कैलकुलेट करो, सेम आता है, दैट्स रेसिप्रोसिटी। इसे लिख लीजिए M12 is equal to M21। फिर क्वेश्चंस देखते हैं इस पर। M12 is M21। देखो क्वेश्चन में अब आपको सोलोनॉइड की जगह सर्कुलर वायर गिवन। Two circular coils are placed as shown in figure. Calculate mutual induction of coil 2 with respect to कॉइल 2 का म्यूचुअल इंडक्टेंस चाहिए आपको 1 के रिस्पेक्ट में। तो ये आपको ऐसे दिया हुआ है, ये कॉइल बाहर वाली 1 है और अंदर वाली कॉइल 2, ये कॉइल 1 है और ये कॉइल 2। M21 चाहिए। M21 चाहिए तो मुझे बता सकते हो करंट किससे पास हो रहा होगा? करंट किससे पास कराओगे, 1 से या 2 से? 2 का चाहिए मुझे म्यूचुअल इंडक्टेंस। करंट आप पास कराएंगे 1 से, I करंट आप 1 से पास कराएंगे। तो आपको चाहिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू व्हाट? तो जो सोलोनॉइड 1 है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। अब सॉरी, सोलोनॉइड नहीं तो सर्कुलर कॉइल है। सर्कुलर कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट आई बाय 2। अब यहाँ रेडियस R2 है, यहाँ रेडियस R1 है, 2R। सो म्यू नॉट आई बाय 2R। सो इट्स म्यू नॉट आई बाय 2R। ये मैग्नेटिक फील्ड है, दैट्स फर्स्ट इक्वेशन। फ्लक्स किससे लिंक्ड होगा? 2 से। मैग्नेटिक फ्लक्स linked with coil 2। पाई नहीं आता नायला, सर्कुलर कॉइल में पाई नहीं आता, पाई आता है स्ट्रेट वायर। कॉइल 2 से फ्लक्स लिंक्ड होगा फाई 2। फाई 2 को लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया ऑफ कॉइल 2, पाई R2 स्क्वायर, दैट्स इक्वेशन। 1 को आप 2 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। जब आप 1 को 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे सो यू विल गेट फाई 2 इज B1 which is mu naught I1। सेम उसी तरह की कैलकुलेशन है, 2R1 इंटू पाई R2 स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। आप म्यूचुअल इंडक्शन यूज कीजिए। तो आप लिख सकते हैं फाई 2 हो जाएगा M21I1, दैट इज इक्वेशन नंबर। इक्वेट कर लीजिए 3 और 4 को।
जब आप इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो आपको मिलेगा M21I1 is mu naught I1 by 2R1 into pi R2 square. I1 को कैंसिल कर देगा, M21 आ गया mu naught pi R2 square by 2R. तो ऐसे हम M21 कैलकुलेट करेंगे, म्यू नॉट पाई R2 स्क्वायर बाय 2R. दैट्स M2. चलिए इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं. इतना हुआ. इसमें कहीं कोई डाउट है तो मुझे बताइएगा. ये म्यूचुअल इंडक्शन था, इसके बाद देखते हैं सेल्फ इंडक्शन. भाई जैसे जैसे होता जाए मुझे बताते जाओ, इसे रब करते हैं, फिर सेल्फ इंडक्शन. बस आखिरी टॉपिक है, भी खत्म हुआ, फिर एसी स्टार्ट करें. हाँ भाई, जिशान, आमना, आमिर, रब करूं? चलिए इसको रब करते हैं, और इसको रब कर कर नेक्स्ट देखिए सेल्फ इंडक्शन. इतना टाइम नहीं है कि मैं सेल्फ इंडक्शन समझाऊं. सेल्फ इंडक्शन में जो डेफिनेशंस हैं वो मैं डेफिनेशंस अभी लिख देता हूं. शुरू करेंगे ऐसे हम सैटरडे. सैटरडे मॉर्निंग जो क्लास होगी, सैटरडे मॉर्निंग इसको शुरू करें. लेकिन अभी एटलीस्ट मैं आपको डेफिनेशन समझा दूं. तो देखो सेल्फ इंडक्शन की जो डेफिनेशन है, जैसे आप लिख सकते हो, इट इज द फिनोमेना of production of induced EMF in a coil due to change in current in coil itself. सो कॉइल में ही करंट चेंज हो रहा है और उसी की वजह से इंड्यूस ईएमएफ. और इसको अगर डिटेल लें, so whenever current passing through, इसको लिखते रहिएगा, समझाऊंगा तो मैं सैटरडे, ये टाइम बच जाएगा. कॉइल चेंज flux linked through it changes, due to which
an EMF is induced in itself. So देखो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अगर मैं आपको एक कॉइल दे दूं, ये एक कॉइल है, इस कॉइल को मैंने आप किसी सेल से कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर एक की भी है, दिस इज कॉइल सी, इसे सेल से कनेक्ट किया और यहाँ पर एक की भी है। अगर जैसी मैं की क्लोज करूंगा तो इस कॉइल में जो करंट फ्लो कर रहा है ये करंट वेरी करेगा, इनफैक्ट ये करंट इंक्रीज करेगा। कॉइल में करंट चेंज हुआ तो ये कॉइल अपने ही करंट में चेंज होने का अपोज करेगी, एक इंड्यूस करंट करा लेगी ऑपोजिट डायरेक्शन। दिस इज सेल्फ इंडक्शन। इसी तरह से अगर ये कॉइल है, आपने किसी तरह से इसमें करंट डिक्रीज कर दिया, करंट फिर से चेंज कर रहा है, की ओपन कर दी, ये जो करंट है ये करंट डिक्रीज हो रहा है, तो ये फिर से अपने अंदर एक करंट इंड्यूस करा लेगी यार। इसे कहते हैं आप सेल्फ इंडक्शन, कि दूसरी कोई कॉल नहीं, एक ही कॉइल है, उसी में करंट चेंज हो रहा है, उसी में करंट इंड्यूस हो रहा है। दिस इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन। लिखिए इतना, इतना लिख लीजिए। भाई आज का यही लास्ट टॉपिक है, सैटरडे मॉर्निंग 9 AM सैटरडे से शुरू करेंगे सेल्फ इंडक्शन। ओके, अल्लाह हाफिज़। वालेकुम सलाम अरमान।